तो हिप्पो कैंपस जो है समुद्र में पाई जाने वाली मछली की एक प्रजाति है। इसका सिर घोड़े के समान होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पढ़ा रही हूँ। लेवल 2 में जो आपका साइंस पूछा जाएगा, जो मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट हैं, तो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स के और 30 पूछे जाएंगे साइंस के। तो साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 2022 वाला पेपर लिया था, यानी जो लास्ट यूपी टेट का पेपर हुआ था 2022 में, उससे मैंने सॉल्व करवाया था। आज मैं 2020 वाला पेपर लेकर आई हूँ, यानी कि जो आपके फॉर्म भरे गए थे वो 2019 में और आपकी परीक्षा करवाई गई थी 8 जनवरी 2020 को। तो ये पेपर वही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुकी हूँ, और अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग को वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी आपकी जो है वो कंपलसरी है। चलिए शुरू करते हैं। जो मेन पीडीएफ थी वो धुंधली थी, साफ नहीं थी, क्लियर नहीं थी। तो सभी क्वेश्चन मैंने टाइप कर लिए हैं। क्वेश्चन वही हैं, बस इन्हें एक एक करके टाइप कर लिया है अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? पहला है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई और चौथा है विटामिन बी। तो हार्मोन की तरह कार्य करता है विटामिन डी, दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। विटामिन डी वसा में घुलनशील एक विटामिन है जो हार्मोन की तरीके से कार्य करता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत मक्खन, दूध, कॉड लिवर ऑयल और अन्य मछलियों के यकृत तेल तथा सूर्य का प्रकाश है, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। रिकेट्स जो है एक रोग का प्रकार है जिसमें क्या होता है, हड्डियां नर्म, कमजोर और लचीली, इसके अलावा टेढ़ी भी हो जाती हैं। तो विटामिन डी इसमें आपका उत्तर होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ई जो है ये ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक है? पहला है रक्त, दूसरा है वृक्क, तीसरा है फेफड़ा और चौथा है अंडाशय। तो इसमें पूछा गया है जो ऊतक है वह बताना है। तो इसमें जो रक्त यानी ब्लड, ये एक संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः दो अवयवों प्लाज्मा तथा रुधिर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और मानव का रुधिर उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, ब्लड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम है। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है FSH, तीसरा है LH और चौथा है प्रोजेस्टेरोन। तो अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम है LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। महिलाओं में यह हार्मोन ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है। महिलाओं में यह एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय को अंडाणु मुक्त करने के लिए, कार्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए तथा गर्भाशय को निषेचित अंडे को ग्रहण करने के लिए तैयार करने हेतु प्रेरित करता है। और पुरुषों में यह वृषणों के विकास तथा टेस्टोस्टेरोन के स्रावण को प्रेरित करता है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है आपका तीसरा विकल्प LH। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिप्पोकैम्पस है एक, पहला है प्रोटोकार्डेट, दूसरा है मीन, तीसरा है स्तनधारी और चौथा है सीलेंट्रेट। तो हिप्पोकैम्पस जो है समुद्र में पाई जाने वाली मछली की एक प्रजाति है। इसका सिर घोड़े के समान होता है, इसलिए इसे समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स भी कहते हैं। तो ये जो है मछली की एक प्रजाति है। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा मीन। मीन माने मछली होता है। इंग्लिश पढ़ लीजिए यदि आपको शुद्ध हिंदी एग्जाम में समझ में ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयस्क कॉपर पायराइट का सांद्रण किया जाता है। पहला है फैन प्लवन विधि द्वारा, दूसरा है गुरुत्वीय विधि द्वारा, तीसरा है इनमें से कोई नहीं और चौथा है चुंबकत्व विधि के द्वारा।
तो अयस्क कॉपर पाइराइट का सांद्रण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? फैन प्लवन विधि द्वारा। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगी। इसमें क्या होता है, कॉपर पाइराइट जो है कॉपर का मुख्य अयस्क है और इस अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में सल्फाइड अयस्क को बारीक पीसकर जल से भरे हुए टैंक में डाल दिया जाता है और उसमें थोड़ा सा चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिलाकर वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। सल्फाइड अयस्क के कण तेल से भींगकर द्रव की सतह पर फेन यानी झाग के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और अशुद्धियां जल से भींगकर टैंक की तली में बैठ जाती हैं और फिर सांद्रित अयस्क को अलग कर लिया जाता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 मेथिल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या है। पहला है 3, दूसरा है 0, तीसरा है 2 और चौथा है 1। तो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणु को तृतीय कार्बन परमाणु या 3 डिग्री कार्बन कहते हैं और इसमें कार्बन की संख्या जो होती है वह होती है 1, यानी कि चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा? यह यौगिक दिया गया है और इसका हमें IUPAC नाम बताना है। तो इसका जो साधारण नाम है वह क्या है? इसका साधारण नाम है आइसोप्रोपिल मैथिल ईथर। अब इसका बताना है IUPAC नाम। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम होगा 2 मेथोक्सी प्रोपेन, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें आपका उल्टा हो जाएगा। अभी तो सिर्फ आंसर देखते जाइए, डिटेल में IUPAC पढ़नी पड़ेगी इस तरीके के यौगिक का नाम जानने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंद ऊर्जा है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मैं पढ़ा दूंगी, वैसे आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों के सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंद ऊर्जा है। पहला है सल्फर, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है फास्फोरस और चौथा है नाइट्रोजन। तो कार्बन परमाणुओं में एक दूसरे से जुड़कर कार्बन परमाणुओं की लंबी खुली और बंद श्रृंखलाएं बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। किसी तत्व के परमाणुओं का एक दूसरे से जुड़कर खुली या बंद श्रृंखलाएं बनाने का उसका गुण श्रृंखलित होने का गुण कहलाता है और श्रृंखलित होने की प्रवृत्ति कार्बन में सबसे प्रबल होती है। अब इसमें कार्बन के बाद पूछी गई है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा सिलिकॉन। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पदार्थ X के NX मोल को पदार्थ Y के NY मोल में घोला गया। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है पदार्थ X तथा Y के मोल अंशों का योगफल 1 होता है। दूसरा है X का मोल अंश बराबर X के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तीसरा है Y का मोल अंश बराबर NY अपॉन NX प्लस NY और चौथा है X का मोल अंश बराबर NX अपॉन NY प्लस NY। तो इसमें जो आपका विकल्प नीचे दिए गए हैं, अब जो इसमें सत्य है वह बताने हैं। तो इसमें तीनों ही सत्य लिखे हुए हैं, ABC तीनों ही सत्य हैं। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान है। पहला है 45 अंश, दूसरा है 90 अंश, तीसरा है 180 अंश और चौथा है 0 अंश।
पिछले वीडियो में भी इस तरीके का प्रश्न था। तो पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 अंश। मैंने उस दिन भी बताया था आपको। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नति कोण या नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 अंश व भूमध्य रेखा पर 0 अंश होता है। तो ये भी साथ में याद रखिए, पिछले वीडियो में ध्रुवों पर ही पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेसिबल है, पहला है शोर का तरंग दैर्घ्य, दूसरा है ध्वनि स्तर की एक माप, तीसरा है एक वाद्य स्वरक और चौथा है एक वाद्य यंत्र। तो डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप है। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। इसमें ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? पहला है द्रव्यमान, दूसरा है आवेश, तीसरा है इनमें से कोई नहीं और चौथा है संवेग। तो किरचॉफ धारा नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। अब यही प्रश्न 2022 वाले पेपर में भी पूछ लिए गए, यही 2019 में मतलब कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई है, इसका संवेग होगा। तो एम द्रव्यमान का एक कण है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी दी गई है? ई बराबर हाफ mv², ये होता है। पूछा क्या गया है? संवेग पूछा गया है। संवेग p बराबर क्या होता है? m × v। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर हम p का मान जो निकालेंगे वो कितना आएगा? वो आएगा आपका 2m e, इतना। यानी कि जो विकल्प आपका सही है वह है आपका तीसरा विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि x1 लंबाई के वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो तो इसमें जो सत्य हो वह बताइए। तो उत्तल दर्पण के सामने x1 लंबाई की वस्तु चाहे जहां स्थित हो उसका प्रतिबिंब x2 सदैव दर्पण के पीछे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य बनता है। प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा होता है। तो इसमें x1 लंबाई की वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब उससे छोटा बनेगा, यानी x1 > x2। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा की एसआई इकाई है, पहला है किलो कैलोरी, दूसरा है अर्ग, तीसरा है जूल और चौथा है कैलोरी। तो ऊष्मा की जो एसआई इकाई है वह है आपकी जूल। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति है, पहला है केवल अनुप्रस्थ, दूसरा है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, तीसरा है ना तो अनुदैर्घ्य और ना ही अनुप्रस्थ और चौथा है केवल अनुदैर्घ्य। तो माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? केवल अनुदैर्घ्य। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर केवल अनुदैर्घ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति केवल अनुदैर्घ्य होती है। चूंकि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं अतः ये सभी माध्यम ठोस द्रव गैस में संचरण कर सकती हैं। केवल ये याद रखना है कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम का मान है, तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान पूछा गया है। तो एंगस्ट्रॉम लंबाई मापने के लिए माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। इस मात्रक का उपयोग प्रकाश तरंगों के तरंग दैर्घ्य, अणुओं तथा परमाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और इसका जो प्रतीक है
वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से। अब 1 एंगस्ट्रॉम का मान पूछा गया है, तो 10 की पावर -4 माइक्रोन। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है, पहला है वायु में, दूसरा इस्पात में, तीसरा निर्वात में और चौथा जल में। तो ध्वनि तरंग की चाल जो है वह अधिकतम होगी इस्पात में। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन जलीय ब्रायोफाइट है? पहला है मार्केंसिया पॉलीमार्फा, दूसरा है रिक्सिया फ्लूटेंस, तीसरा है मार्केंसिया पाल्माटा और चौथा है रिक्सिया डिस्कलर। तो जलीय ब्रायोफाइट पूछा गया है, तो रिक्सिया फ्लूटेंस इसमें आपका जो विकल्प उत्तर होगा वह होगा दूसरा विकल्प। रिक्सिया फ्लूटेंस, जिसका सामान्य नाम फ्लोटिंग क्रिस्टल वॉर्ट है। रिक्सिया फ्लूटेंस लिवरवार्ट जीनस रिक्सिया का एक जलीय ब्रायोफाइट है। यह तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता है। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? पहला है रेफ्लेसिया, दूसरा है चंदन, तीसरा है विस्कम और चौथा है अमरबेल। तो पूर्ण स्तंभ परजीवी पूछा गया है, तो अमरबेल जो है एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है। इसमें पत्तियों के पर्णहरिम का पूर्णता अभाव होता है। इसका रंग पीत मिश्रित सुनहरा या हल्का लाल होता है। पीत मिश्रित यानी कि पीला, सुनहरा यानी कि पीला और हल्का हल्का लाल होता है। इसका तना लंबा, पतला, शाखा युक्त और चिकना होता है। तो पूर्ण स्तंभ परजीवी आपका अमरबेल है। चौथा विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में होने वाली घटनाओं का मिलान करें, फिर बताएं कौन सा विकल्प आपका उत्तर होगा। चलिए मिला लेते हैं। लिखा है जल अवशोषण, तो जल अवशोषण कौन करते हैं? मूल रोम करते हैं जल अवशोषण। पहले का तीसरा जिसमें हो वही विकल्प रखते हैं, बाकी हटाते हैं। तो 2 तो कट गए आपके विकल्प, 2 बचे। चलिए और मिलान करते हैं। खनिज अवशोषण, तो खनिज अवशोषण कौन करते हैं? एपिब्लेमा। चौथे से मिला देंगे, बी का चौथा। उसके बाद जल परिवहन, जल परिवहन करते हैं जाइलम, सी का पहला, और खनिज परिवहन फ्लोएम दूसरा, डी का दूसरा हो जाएगा। यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। चौथा विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा विकल्प आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्थानिक जातियां क्या हैं? पहला है वो वन्य जातियां जो समाप्त होने की कगार पर हों, दूसरा है वो वन्य जीव जिनको शिकारियों से बचाया गया हो, तीसरा है ये पौधे और जंतु जो सामान्य हों और संसार भर में फैले हों, और चौथा है वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये स्थानिक जातियां क्या होती हैं? वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती, स्थानिक जातियां कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है। पहला है अंडाशय, वर्तिका, पुष्पासन एवं वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय एवं पुष्पासन, तीसरा है अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं पुष्पासन, और चौथा है वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं पुष्पासन। तो पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले होगा वर्तिकाग्र, फिर होगा वर्तिका, फिर होगा अंडाशय और फिर होगा पुष्पासन, यानी कि दूसरा विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कैल्सिनेशन यानी निस्तापन कौन प्रदर्शित करता है? तो कैल्सिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। गर्म करके धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोक्साइड को धातु ऑक्साइड में बदलना कैल्सिनेशन कहलाता है। धातुओं के निष्कर्षण में ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों का निस्तापन किया जाता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट का निस्तापन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जाता है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देगी? पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है क्लोरीन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है। यह गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देगी। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह होगा पहला विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए।
इन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वह बतानी है। यौगिक दिए गए हैं, पहला है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, दूसरा है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा, इन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही बताना है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं? वह अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य कर सकता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है। इलेक्ट्रोफाइल इंग्लिश में जैसे कहते हैं। इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका तीसरा, ये चारों ही इलेक्ट्रॉन स्नेही, तीसरा विकल्प होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नाभिक स्नेही योजज अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है? तो वह योग अभिक्रिया जिसमें कार्बन अणु के कार्बन ऑक्सीजन युग्म बंध पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का योग होता है, नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया कहलाती है। इसमें जो आपका विकल्प उत्तर होगा वह होगा आपका पहला विकल्प। ये थोड़े धुंधले छपे हुए हैं क्योंकि ये इस तरीके से टाइप नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर लगा दिया है। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, पहला विकल्प है विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है, दूसरा है परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, तीसरा है आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताएं नियमित रूप से घटती हैं क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं क्रम से बढ़ती हैं, और किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं भी बढ़ती जाती हैं। तो इसमें जो आपका उत्तर सही होगा वह होगा तीसरा विकल्प। ABC इसमें तीनों ही सही लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न, 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। पहला है कवक में, दूसरा है मोनेरा में, तीसरा है पादप में और चौथा है प्रोटिस्टा में। तो 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है मोनेरा में, दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। तो सन 1969 में R.H. व्हिटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, पादप और जंतु। तो याद रखिएगा, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये साइंस के 2019 वाले पेपर के क्वेश्चन थे, यानी पेपर जो है 2020 की जनवरी में हुआ था, तो इसीलिए मैंने 2020 ही डाल दिया है उस पर। तो आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।